हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, याद करना सीख लिया था, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप याद करके आए हो, राइट? उसके बाद हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी बेटा। नंबर 1 दैट इज एटॉमिक रेडियस, एंड नंबर 2 दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? दोनों में क्या एक्सेप्शंस है वो भी हमने डिस्कस किए थे। मैंने बेटा गो थ्रू हुए थे आपके कमेंट से, तो एक दो बच्चों को इस चीज में डाउट है कि मैम 3D सीरीज में आपने जो रेडियस का रीजन बताया है उसे एक बार फिर से बता दो। जल्दी से बता रही हूं बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। 3D सीरीज में हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बहुत अच्छे से आता है, हमें बहुत अच्छे से याद है, और हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन था बेटा स्कैंडियम का? 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। अब इस केस में मैंने क्या बताया था बेटा रीजन? ध्यान से सुनना और समझना कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो अप टू मैग्नीज तक क्या होता है बेटा? यहां पर शेल नंबर सेम है, हाँ जी। सब शेल नंबर सेम है, हाँ जी। इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, हाँ जी। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। अब इसके बढ़ने से क्या होगा? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और उसके इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए, तो यहां पर दो फैक्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो ही रहा है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत नाइंसाफी है, दोनों आपस में रिपल्जन करेंगे। रिपल्जन यानी कि ग्रह युद्ध। झगड़ा होता है तो डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जितना साइज इंक्रीज हो रहा है उतना साइज डिक्रीज भी हो रहा है, तो यहां पर साइज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन लास्ट दो केस में क्या होता है बेटा? यहां पर पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर रिपल्जन फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी बड़े थे ना, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी बड़े थे, इलेक्ट्रॉन्स यहां भी बड़े थे, तो अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए था, साइज डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। यानी कि पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट, और फिर इंक्रीज होता है। फिर एक बच्चे ने बोला मैम आपने जो ऑर्डर लिखा है वो इससे अलग है। बेटा वो ओवरऑल ऑर्डर है। ये तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से साइज वेरी कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा साइज का वो वही है जो हमने क्लास नोट्स में लिखा है।
क्लियर बेटा? तो ये एक डाउट था जिसको मैंने क्लियर कर दिया। ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे कल, मैंने कहा था कि इस फ्लो चार्ट को हम कल वापस डिस्कस करेंगे, तो आज हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ये हमें आज कवर करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कवर कर चुके हैं, क्लियर? रेडियस हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम एसआरपी के बारे में भी बातें करेंगे। रेस्ट बेटा, एनसीईआरटी की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको साथ साथ रीड करवाती चलूंगी। स्टिल जिस दिन चैप्टर खत्म हो, जिस दिन हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, उस दिन आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है एक बार, और आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, क्योंकि नोट्स आपको प्रॉपर बेटा मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूं। अगर मैं सिर्फ समझाती, नोट्स आपको नहीं देती, तो मैं आपको बोलती कि एनसीईआरटी ओपन करके अंडरलाइन करो, बट अभी आपको जब मैं पढ़ाऊं एनसीईआरटी ओपन भी करने की जरूरत नहीं है। नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करने बेटा, बैकलॉग मत इकट्ठा कर लेना, जितना होता जा रहा है साथ साथ लिखते जाओ। साथ साथ लिखते जाओ से मतलब जैसे आज चैप्टर मैंने एक क्लास लिया, उसके नोट्स आज कंप्लीट होने चाहिए, वो आपका चॉइस है बेटा। साथ साथ लिखना चाहते हो या क्लास के बाद, आई ऑलवेज प्रिफर क्लास के बाद, क्लियर? ताकि पूरा फोकस क्लास पे हो कि चल क्या रहा है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट अब तक हमने पढ़ा हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में एक बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। वैलेंसी के बारे में आप सब जानते हो, वैलेंसी जिसे हम एन फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैलेंसी क्या बताता है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन हो सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। और जब हम उसे चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? अब हमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है बॉन्डिंग के लिए। और कोई भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे और ले सकता है बॉन्डिंग के लिए? जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो। तो हम अगर बात करें बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है बेटा? हमारे पास होती है N-1D एंड NS, क्लियर? ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हमें किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है, तो हमें ये पता चल गया है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं बेटा कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत लो होता है। इनका एनर्जी डिफरेंस लो होने की वजह से इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल दे सकता है बॉन्डिंग के लिए, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो +1, 2 तो +2, +3, +4, जितने बॉन्ड वो किसी भी कंपाउंड के साथ बना सकता है। तो अगर हम बात करें बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? तो एनर्जी डिफरेंस इनके बीच का जो होता है वो बहुत लो होता है, हैविंग वेरी लो एनर्जी डिफरेंस। NS ऑर्बिटल्स हैव very low energy difference between them, energy difference between them. That's why D block elements shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस लो होता है। एनर्जी डिफरेंस लो होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके स्टेट में चले जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके स्टेट में चले जाते हैं, तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लियर? तो यहां पर देखो बेटा हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये रहे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, क्लियर? नेक्स्ट बेटा टाइटेनियम की बात करें,
3d2 4s2। वैनेडियम की बात करें 3d3 4s2। क्रोमियम की बात करें 3d5 4s1। मैग्नीज की बात करें 3d5 4s2। आयरन की अगर बात करें 3d6 4s2। कोबाल्ट की बात करें 3d7 4s2। निकेल की बात करें 3d8 4s2। कॉपर 3d10 4s1। जिंक की बात करें तो 3d10 4s2। अब हमारे पास ये जो 3d और 4s के ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये रहे हमारे पास 3d के 5 ऑर्बिटल्स और ये 4s का एक ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 3d1 4s2। अब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। 4s और 3d में से 3d की एनर्जी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में जाएगा, एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना सकता है। तो स्कैंडियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेम एज इट इज बेटा, टाइटेनियम को रिप्रेजेंट करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टाइटेनियम ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एज इट इज बेटा, वेनेडियम 3d3 4s2 on the basis of number of unpaired electron in the outermost shell। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन देकर वो बॉन्ड बना सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन देकर वो बॉन्ड बना सकता है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैम सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव क्यों हैं? हमने कल ही पढ़ा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये जब भी बॉन्ड बनाएंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएंगे। क्लियर? दैट्स व्हाई यहां पर ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? सारे पॉइंट्स कंक्लूड करके हम लिखेंगे, ये चीज हमें क्लियर हो गई कि n-1d और ns के बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, और इनकी एनर्जी सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो वो देकर आराम से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमें याद रखना है बेटा, हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अप टू मैग्नीज जब हम गए तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज हो रही हैं। उसके बाद अप टू जिंक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब क्या हुआ बेटा, एनर्जी 3d और 4s की बराबर थी ना, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ने लगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कम होने लग गई। तो याद रखना बेटा, अगर कभी भी पूछ लिया जाए द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3d सीरीज की अगर पूछी जाए तो वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी होती है बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d सीरीज के लगभग सारे एलिमेंट्स शो करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, याद रखना बेटा। क्लियर? तो ये अब हम सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। दैट्स अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स को लिखेंगे बेटा। 3d सीरीज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? दैट इज +2। बट ध्यान रखना, स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 and group 12 elements of group 3 and group 12 do not shows variable oxidation state। ग्रुप 3 और
ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स है बेटा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारे पास ग्रुप 3 है, क्या बेटा, ये हमारे पास ग्रुप नंबर यहीं पे लिख देती हूं बेटा, तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को देख लो बेटा, तो यहां पर प्रेजेंट है जिंक और यहां देख लो प्रेजेंट है स्कैंडियम। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 3 है एक ही बार में, क्लियर, तो और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्लियर। बात करें अगर जिंक की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 3d10 4s2। अब इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। +1 तो कभी नहीं शो करता, ना के बराबर, जो शो करते हैं वो मैंने नीचे मार्क किया है। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा? स्टेबल +2, क्लियर। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमारे पास जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 3 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं दैट इज नॉन टिपिकल, दीज आर नोन एज, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 12 के एलिमेंट्स की, अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 12 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो नहीं करते, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते ही नहीं है, तो दीज आर नोन एज नॉन टिपिकल एलिमेंट्स, क्लियर। तो ये सारे की पॉइंट्स है बेटा, 1 बाय 1 हम सारे की पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे जो भी हमारे पास हैं किस रिलेटेड? ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। हमने क्या देखा बेटा? पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही थी? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3, टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वेनेडियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन state increases from group 3 to group 7 and then decreases। क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो इंक्रीज हो रही है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो बेटा यहां पे ध्यान से, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। अब देखो बेटा ध्यान से मैग्नीज को हमने देखा, मैग्नीज जो है लगभग सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7 भी शो करता है। तो ये ध्यान रखना बेटा दैट मैग्नीज शोज ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। मैग्नीज लगभग सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा +2 से लेकर +7 तक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट इन 3D सीरीज मैग्नीज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D सीरीज में करते हैं वो कौन शो करते हैं बेटा? दैट इज मैग्नीज। और अगर हम बात करें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो बेटा क्रोमियम जो है, क्रोमियम +6 उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। मतलब ये वो एलिमेंट्स है बेटा जो अपनी
ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाईएस्ट शो करते हैं। अब हम बात करें अगर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो है ऑस्मियम और रुथेनियम। क्लियर? और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं दैट इज +8। तो हम लिख सकते हैं यहां पर दैट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी block elements, osmium and ruthenium shows highest oxidation state, highest oxidation state, that is +8। क्लियर? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा दैट इज +8। फॉर एग्जाम्पल ऑस्मियम कहाँ करता है बेटा? OSO4 में ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है बेटा? दैट इज +8। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? और अगर आपको देखनी है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी? जनरली या तो वो ऑक्साइड के साथ होगा वो एलिमेंट, या फ्लोराइड के साथ होगा। ऐसा क्यों कि हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड या फ्लोराइड के साथ ही देखने में मिल रही है? क्योंकि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल, तो उतना ज्यादा एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्या बेटा? हमारे पास जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स are shown by oxides and fluorides। तो हमें जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ देखने को मिलेगी बेटा? ऑक्साइड्स के साथ एंड फ्लोराइड्स के साथ, ड्यू टू देयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा? एलिमेंट पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? और अगर ऑक्साइड और फ्लोराइड में से भी कंपेयर करना पड़े, क्लियर, तो उसमें से भी हमें ऑक्साइड की ज्यादा पॉसिबल स्टेट्स, ऑक्साइड के कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे जहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमको जनरली फ्लोराइड्स में भी देखने को मिलेगी बेटा और ऑक्साइड्स में भी देखने को मिलेगी, लेकिन उनमें से भी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ होती है बेटा? उनमें से भी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन एटम के साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की ही ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन एटम जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो जाएंगे, सराउंडिंग एटम्स अगर कम हो जाएंगे तो हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है बेटा उसके पास एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, फ्लोरीन के पास नहीं होती। तो ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स और ड्यू टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो जाएंगे, स्टैटिक हिंड्रेंस कम होगा। तो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में से भी, ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में से भी जनरली ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें स्टेबल कहां मिलेगी? ऑक्साइड्स में मिलेगी। तो हम इस पॉइंट को लिख देते हैं बेटा दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, in oxides because smaller number of oxygen atoms reduces steric hindrance and due to ability to form multiple bonds, और वो पी पाई हो सकते हैं, पी पाई डी पाई हो सकते हैं,
क्लियर? तो इसको समझना है बेटा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, OSO4 ही था, या मैग्नीज के हम एग्जाम्पल की बात करें MnO4-2, क्लियर? तो MnO4-2 में, MnO4- में, ठीक है, मैग्नीज का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरीके का होता है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, ये MnO4- की स्ट्रक्चर है। अब इस केस में यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट की जाए तो वो +7 है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। और यहां पर सराउंडिंग एटम्स अगर देखो तो वो 4 ही हैं। अगर ये सेम कंपाउंड ये फ्लोरीन के साथ बना रहा होता और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो क्या कंपाउंड होता? Mn2F7 या MnF7। अब इस केस में सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 7, और यहां पे सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 4। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। तो यहां पर मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स कम होने की वजह से हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा, साथ के साथ ये जो ऑक्सीजन एटम है इसमें जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो फ्लोरीन के साथ कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। वो इस मैग्नीज के साथ p-डी बॉन्ड बना रहा है क्योंकि उसकी टेंडेंसी है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादातर फ्लोरीन और ऑक्साइड्स में से भी ऑक्साइड्स के साथ मिलेगी एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें बेटा और भी कंपाउंड्स है हमारे पास, रिलेटिव स्टेबिलिटी of oxidation states can also be compared. Relative stability of oxidation state can also be compared on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है तो उसके बेसिस पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल बेटा टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d2-4s2। ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में होता है एज कंपेयर टू टाइटेनियम +2, एज कंपेयर टू टाइटेनियम +3। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और भी एग्जांपल्स है बेटा, अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d5-4s2। इस 3d5-4s2 में से अगर यहां पर हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालें? अगर हम यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? Mn+2। Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d5। तो यहां पर ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों प्रेजेंट है बेटा? क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5। अब ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। वहीं पे बेटा इसी मैग्नीज से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? Mn+3। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? 3d से में से भी निकला है, तो ये इसकी लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये बेटा आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही एकदम डिफरेंट चीज होती हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और अगर हम बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि वो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यानी कि हम उसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी वैलेंसी को। तो यहां पर मैग्नीज जो है, मैग्नीज अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज +2। +2 से और कम में जा सकता है? नहीं जा सकता, और ये इसकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब ये आपको पता होगा बेटा कि अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता।
तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, या आपने रिडॉक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है बेटा, साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। दैट इज द रीजन KMnO4 is a good oxidizing agent. Manganese is present in the maximum oxidation state, that is +7. Clear? Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट, क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +6, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं भी हो सकता, तो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। एंड क्या ध्यान रखना, नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और वो एलिमेंट्स कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से बेटा कोई अगर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेटा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, साथ वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। वहीं पे नेवर एक्ट एज, किसकी तरह बिहेव नहीं कर सकता बेटा, नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि खुद फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। SRP हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया, रिड्यूसिंग पावर हो गया, इन सबको भी यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं ये हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। इस टर्म का नाम आपने पहले भी सुना होगा इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। शायद आपको याद आ जाए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं, दैट हीट ऑफ एटमाइजेशन इज ऑल अबाउट अमाउंट ऑफ heat required to convert 1 mole of solid into solid substance हो सकता है, molecule हो सकता है, into gaseous atoms। आपको उसे कन्वर्ट करना है उसके gaseous atoms में। कुल मिलाके अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है किसी को भी हमें पूरी तरीके से तोड़ना है उसके गैसियस एटम्स में, यानी कि उसको बर्न करना है, उसको मेल्ट करना है, क्योंकि वो मेल्ट होगा तभी तो वो गैसियस वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो एक ही बात है, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको सॉलिड से गैस बनाने के लिए, यानी कि उसको मेल्ट करने के लिए, वो भी एक ही बात है, जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अब आप खुद बताओ कितना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, क्या हम नहीं कह सकते कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, कि अब हमें ये तो पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे मेटल्स हैं तो उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स। अब ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ इनके बीच में जितनी ज्यादा अच्छी होगी, कितनी ज्यादा अच्छी मेटेलिक स्ट्रेंथ होगी, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, कितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी भी मेटल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा, जितने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा उसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मेटेलिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। बोल सकते हैं आ गया हमारे पास सीधा सीधा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटमाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। क्योंकि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा बेटा, बताओ बेटा, दैट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा सीधा लिख रही हूं बेटा, चलो पूरा लिख देते हैं, दैट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ बेटा, अभी मैंने बताया वाला पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and also depends upon structure of metal in solid state। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है बेटा। स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर उसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन हुई, इरेगुलर हुई या रेगुलर हुई, जल्दी मेल्ट हो गया, तो उस केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अगर हम हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करें या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें या हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो दैट इज होल सोलली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा, जितने ज्यादा बॉन्ड वो बनाएगा मेटल की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मेटल की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए हीट उतनी देनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। बोल सकते हैं बेटा? अब अगर ऐसा है तो आप बताओ बेटा सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास 3D सीरीज के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जल्दी बताओ बेटा। सिंपल यार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार सब जगह बहुत कम आएगा। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर? नेक्स्ट 4D सीरीज में कौन होता है बेटा? यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह पड़े, आग में कूद। नेक्स्ट बेटा ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर कि सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना होगा, तो बेटा ये एलिमेंट्स हैं जो कि कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? 3, 4, 5, 6, जो कि ग्रुप नंबर 6 में प्रेजेंट है। ये अपने अपने ग्रुप्स में मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन शो करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। कितना होता है बेटा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d5 4s1। रिप्रेजेंट करूं बेटा, ये रहा 3d5, ये रहा 4s1। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और वी कैन से इट हीट ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा होगा, और वी कैन से मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। देख लो बेटा एक बार ध्यान से। तो 3D सीरीज में हम बात करें तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया बेटा? दैट क्या कंक्लूजन आ गया यहां से? यहां से कंक्लूजन आ गया दैट थ्री डी सीरीज में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा बेटा? क्रोमियम का। 4D सीरीज में किसका होगा बेटा? कौन प्रेजेंट है क्रोमियम के जस्ट नीचे जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दैट इज मोलिब्डेनम। और 5D सीरीज में
5d सीरीज में कौन है बेटा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दैट इज टंगस्टन। तो हम यहां लिख सकते हैं हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, और वी कैन से इट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन in their series, or we can say it period. क्लियर? तो यहां से हमारे पास आ गया कि मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अलोंग द पीरियड्स किसका होगा। और अगर बात करें इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो फिर टंगस्टन, दैट मोलिब्डेनम एंड देन क्रोमियम। क्लियर? तो ये हमारे पास ऑर्डर है किसका बेटा, कि इन तीनों में से भी किसका सबसे ज्यादा होगा। तो टंगस्टन हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर हो गया? अब माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा कि मैम यहां सब तो ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन जो हमारा मैग्नीज है, मैग्नीज कहाँ चला गया? भाई मैग्नीज के पास भी कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। देख लो बेटा यहाँ पे 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d5 4s1, इसका 3d5 4s2 था। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट इसका भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हुए भी। क्यों बेटा? क्योंकि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसको मैं लिख देती हूं बेटा इन द फॉर्म ऑफ नोट। अब कहाँ लिखे? अगली स्लाइड पे ही लिख देते हैं। ठीक है? तो क्या हम लिख सकते हैं, ऑल्दो मैग्नीज हैज, ऑल्दो manganese have 5 unpaired electron, still having low melting point, having low melting point due to abnormal crystal structure. क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट, हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी आज डिस्कस की, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड हमने डिस्कस किया मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ एटमाइजेशन या मेटेलिक स्ट्रेंथ, एक ही बात है। तो दैट्स ऑल अबाउट बेटा, ये याद रखना है बेटा, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं उन्हें मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रही हूं, वो आपको भी याद रखना है। क्लियर बेटा? यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये और कौन सी प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कलर। अब अगर मैं बात करूं बेटा कलर की, तो कलर के बारे में आपने क्या क्या सुना हुआ है, नहीं भी सुना हुआ होगा तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हमें अगले चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं बात करती हूँ बेटा कलर के बारे में। कलर के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी चीजें हैं बेटा जो बतानी है, उनको आपको समझना है, ध्यान से सुनना बेटा। हमने अभी ये चीजें पढ़ी नहीं है, लेकिन हम इन्हें आगे जरूर पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होते हैं बेटा, जब हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जब हम बात करते हैं किसकी बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिनकी एनर्जी बराबर होती है, जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। तो ये कलर वाली प्रॉपर्टी वैसे मुझे कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ानी थी, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी है तो थोड़ा हल्का सा मैं यहां समझा देती हूँ। डिटेल में कोऑर्डिनेशन में फिर से आएगा सीएफटी की एप्लीकेशन में। तो ये जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके नाम है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जब इनको एनर्जी दी जाती है तो पहले इनकी एनर्जी सबकी बराबर होती है और पांचों एक साथ अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये रिपल्जन फील करते हैं। ये हम सीएफटी में फील करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे अट्रैक्शन और रिपल्जन से एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है।
अब ये जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनको फर्दर एनर्जी जब ये रिपल्जन फील करते हैं तो यहां पर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स जो है इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग किस तरीके से हो जाती है बेटा? स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है कि जो 2 ऑर्बिटल्स थे जो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट थे, जो कि ऑन द एक्सिस प्रेजेंट थे, उनकी एनर्जी अब भी बराबर है, जिन्हें हम अब किस नाम से जानते हैं? जिन्हें अब हम जानते हैं ईजी ऑर्बिटल्स के नाम से। और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस हैं, इनकी एनर्जी अभी भी बराबर है और उन्हें हम बोलते हैं T2G नाम से, जिसका फुल फॉर्म है ट्रिपली जेरेड। और 3 इन बिटवीन कौन कौन से होते हैं बेटा? dxy, dyz, dzx। ये dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आया चीजें तो घबराना मत, ये हम पक्का फिर से पढ़ेंगे CFT में, क्योंकि अभी हमें ये डायग्राम भी समझ नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा बेटा। नहीं भी आ रहा हो तो घबराना मत, बस इतना समझा रही हूं। अब यहां पर क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां ये जो होता है ना T2G, अब ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं अब? जिसे हम कह रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है, लौट कर वापस आता है। लौट कर जब वापस आता है तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है, ये जो एनर्जी एमिट करता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, दैट E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू h न्यू। यहां पर न्यू रिप्रेजेंट करता है बेटा फ्रीक्वेंसी को, और यहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। क्या स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है बेटा? आपने पढ़ा हुआ होगा, वो स्पेक्ट्रम रफ में समझा देती हूं बेटा। दैट इज कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये विजिबल रीजन जो होता है, इसमें कलर्स होते हैं विबग्योर। क्लियर? ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये किस तरीके से अरेंज है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उल्टा हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। क्लियर? अब इस केस में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की वो उसकी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की वो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है, और जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके गया वो उसकी एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन वापस लौट कर आया तो उसने कोई ना कोई एनर्जी रिलीज की, एमिट की, तो वेवलेंथ भी एमिट की। वो वेवलेंथ जो उसने एमिट की वो लाया करती है कहां पर बेटा? वो लाया करती है इस विजिबल रीजन में। अगर उस विजिबल रीजन में वो लाइट एमिट कर रहा है तो वो इन सातों में से कोई ना कोई कलर तो देगा। तो वो कौन सा कलर देता है? आइदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर भी शो करते हैं, और कलर शो करने के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि जिसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर जो फुल्ली फिल्ड हो, वो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन शो करने के लिए, कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। देख लो बेटा एक बार इसे, ठीक है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज कलर, यहां पे मैं लिख देती हूं दैट D block elements shows color
ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। क्लियर? और डी डी ट्रांजिशन होने के लिए फॉर डी डी ट्रांजिशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, क्योंकि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाना, ना किसी भी रीजन में एनर्जी रिलीज करना, और जब वो एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा तो वो कलर कैसे शो करेगा? तो ये कौन सी एनर्जी को? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलीज्ड एनर्जी को। क्लियर? इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इस तरीके से ये कलर शो करते हैं। तो डीडी ट्रांजिशन होने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। वो हर कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसमें एक सुदर्शन चक्र होता है बेटा, जिससे ये भी पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर एमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो सुदर्शन चक्र मैं आपको बना के दिखा देती हूं, समझना बेटा ध्यान से। इसमें इंडिगो कलर नहीं होता। क्लियर? तो मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो एब्जॉर्ब की रेड कलर रीजन की, तो वो एमिट करेगा ग्रीन। तो अगर एब्जॉर्ब रेड किया आपने, सामने वाले को वो एमिट करेंगे। एब्जॉर्ब्स रेड, तो एमिट कौन सा करेगा बेटा? ग्रीन, एमिट्स ग्रीन। क्लियर? तो दैट इज द रीजन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बट इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या है बेटा? MnO4-2 और डाइक्रोमेट। MnO4-2 कलर में पर्पल होता है, डाइक्रोमेट कलर में ऑरेंज होता है, बल्कि इनके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा क्यों? तो मैं लिख देती हूं MnO4- जिसे हम परमैग्नेट बोलेंगे, एंड डाइक्रोमेट दैट इज Cr2O7-2। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5-4s2 0 इलेक्ट्रॉन, 3d5-4s1 0 इलेक्ट्रॉन। तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी shows color due to charge transfer, और ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो नहीं करते। क्लियर हो गया बेटा? तो एक और प्रॉपर्टी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कस कर ली। कौन सी बेटा? कि हाउ दे शो कलर। तो कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि ये कंपाउंड कलर शो करेगा या नहीं, तो आपको बस ये देखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर आपको देखना है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पक्का कलर शो करेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर शो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आ गया। उसके बाद अगर कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो नेचर में पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दैट इज डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, नीट में क्वेश्चन आया है 2018 पे, इस पे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? √n × n+2। और यहां पर n क्या होता है? यहां पर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में इफ unpaired
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वो नेचर में कैसा होता है, वो नेचर में होता है दैट इज डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल दैट इज Cu+2, फॉर एग्जांपल Zn+2, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट। क्लियर। अब ये जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है बेटा, 3d10 4s1। लेकिन Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास 3d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स को भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो नेचर में कैसा हो गया बेटा, नेचर में हो गया पैरामैग्नेटिक। अगर मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो √1 × 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू √3 दैट इज 1.732। क्लियर हो गया बेटा। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, Zn+2। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2, +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो गया बेटा, 3d10। मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया बेटा 3d के 5 ऑर्बिटल्स को। ये 3d के मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं तीनों रूल फॉलो करते हुए, अवो प्रिंसिपल, पॉली एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, 3 4 5 6 7 8 9 10। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 और नेचर में कैसा हो गया, नेचर में हो गया डायामैग्नेटिक। क्लियर। कोबाल्ट, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, कोनिक्यूजन 3d7 4s2, क्या बेटा 3d7 4s2। रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये तो क्लियर है कि नेचर में पैरामैग्नेटिक हो गया। क्यों भाई, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा, म्यू बराबर √3 × 3 + 2, तो ये आ गया √15। क्लियर। तो यहां से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, कलर भी शो करता है, मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस कर लिया। और कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हालांकि ये सारी प्रॉपर्टीज रिपीट होने वाली थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। बेटा पता है कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलो या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस, बेटा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो देखेंगे ही, लीगेंड। लीगेंड क्या होता है बेटा, लीगेंड इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। और ये लीगेंड जो होता है ये क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे और इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे तो यहां से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहां से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड
जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जनरली ये सेंट्रल मेटल एटम कौन होते हैं? जनरली दीज सेंट्रल मेटल एटम आर 95% केसेस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन होते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है? क्योंकि उसके पास टेंडेंसी रही होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। उसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, एंड ड्यू टू किसकी वजह से बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो ये कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो हालांकि जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में तो ये चीज रिपीट होगी कि एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से बेटा, यानी कि साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, और वेकेंट खाली डी ऑर्बिटल होने की वजह से भाई ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा लेकिन ये रखेगा कहां पर? क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसका एक एग्जाम्पल है FeCN6। क्लियर? अब ये जो FeCN6 कॉम्प्लेक्स है ये कैसे फॉर्म होता है? क्लियर? क्या FeCN6-4। तो यहां से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है बेटा? यहां पर ये जो 6 साइनाइड होते हैं, ये 6 साइनाइड होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये इस आयरन के वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर बेटा? देख लो एक बार इसको अच्छे से, रीड आउट कर लो एकदम इसको अच्छे से। दैट इज द रीजन बेटा कि ये इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं, मोर चार्ज स्मॉल साइज। क्लियर बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो प्रॉपर्टी है कैटालाइटिक एक्टिविटी। क्या होता है ये कैटालाइटिक एक्टिविटी? चलो कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताती हूं, आप बताना कि आपने वो रिएक्शंस पढ़ी हैं या नहीं। N2 + 3H2 फॉर्म्स 2 अमोनिया। इस प्रोसेस का नाम आपने जरूर सुना होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। यहां पर जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है एरो पे, वो प्रेजेंट होता है आयरन या मोलिब्डेनम जैसा। क्या पढ़ी है बेटा ये रिएक्शन? बिल्कुल पढ़ी होगी बेटा ये रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा, आपने पढ़ी है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें बोलते हैं बेटा जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी रिएक्शन हम कराते हैं H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। वो किसका फॉर्मेशन कर देता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी फॉर्मेशन कर देता है। बिल्कुल आपने ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी ही बेटा। अब इन रिएक्शंस में जो मुझे आपको बताना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्यान से देखो बेटा, एरो पे ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एरो पे ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कौन से? आयरन, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, निकल, प्लेटिनम।
ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बिल्कुल रिएक्शंस तो हमने सारी पढ़ी हुई थी। एक मिनट बच्चों, ये रिएक्शंस हमने सारी पढ़ी हुई थी बेटा। और रिएक्शंस में ये जो लिखे हुए होते थे ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि कैसे ये इन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी होती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है चीजों को एक्सेप्ट करने की, खाली डी ऑर्बिटल होता है। साथ के साथ यहां पर जो n-1d और ns इलेक्ट्रॉन है इनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो इनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की, बॉन्डिंग शो करने की। तो ये जो कैटलिस्ट की तरह यहां पर बिहेव कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये इन गैसेस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लो ये मॉलिब्डेनम है, मान लो ये मॉलिब्डेनम है, क्लियर? ये मॉलिब्डेनम क्या करेगा? अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि ये रिएक्शन अच्छे से अच्छी स्पीड में हो। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, तो किस पे करती है? जो एरो पे कैटलिस्ट लिखा हुआ होता है। तो अगर लाइट है तो लाइट पे करती है, लेकिन अगर कोई मेटल लिखा हुआ होता है तो वो मेटल कभी कभी डी ब्लॉक एलिमेंट भी होता है कि उसके बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो चीजों को क्या कर लेगा? अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेता है इन हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स को और सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। किसके लिए बेटा? रिएक्शन के होने के लिए। तो ये जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उसके कंपाउंड्स हैं, ये एक्ट करते हैं बेटा किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह। तो ये पॉइंट मैं यहां पर लिखवा देती हूं दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compounds, transition elements and their compounds act as a catalyst due to tendency to show variable oxidation state, tendency to show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पाता है? n-1d और ns में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्लियर बेटा? इस वजह से ये एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करते हैं, क्योंकि बेटा वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तभी तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ये कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं और यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये क्या करेंगे? ये जो मेटल होता है ये अपने सरफेस पे गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन टू अकर। तो यहाँ पे लिख देती हूं दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा कलर लेते हैं ताकि डिफरेंट लगे थोड़ा सा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स or metals absorbs gases
वो गैसेस कौन सी होती हैं बेटा? रिएक्टेंट्स on their surface and provide surface area for reaction occurs, जिसकी वजह से वो रिएक्शन होती है। क्लियर बेटा? नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट। तो ये है बेटा इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी कि ये बिहेव करते हैं किसकी तरह बेटा? कैटलिस्ट की तरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? नाम आपने इनका शायद पहले सुना हो, ना सुना हो, अब सुन लो, समझ लो। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जब ये एक प्योर मेटल होता है तो इनके पास कुछ वेकेंट साइट्स होती हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, खाली जगह होती है। तो इनकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उसमें जो स्मॉलर एटम्स होते हैं, लाइक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, ये इनकी उन इंटरस्टिशियल साइट्स पे ट्रैप हो जाते हैं और फिर जो कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लियर? अब इनकी टेंडेंसी क्यों है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने की? क्योंकि इनके पास इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। क्यों है? टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक है आपके पास प्योर डी ब्लॉक एलिमेंट और एक है आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पहले उसके पास वेकेंट साइट थी लेकिन अब उसके पास वेकेंट साइट नहीं है, वहां पर स्मॉलर एटम आके ट्रैप हो गए, अब बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है। तो अगर मैं बात करूं प्योर डी मेटल की और अगर मैं बात करूं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, तो दोनों में से कंपैरेटिवली हार्ड कौन हो गया? जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो कंपैरेटिवली हार्ड हो गया, कंपैरेटिवली ब्रिटल हो गया, कंपैरेटिवली इनर्ट हो गया। क्योंकि पहले वो रिएक्ट कर सकता था क्योंकि उसके पास इंटरस्टिशियल साइट्स थी, लेकिन जिसकी खाली जगह पर भी आकर ट्रैप हो गए हैं स्मॉलर एटम्स, अब उसके पास टेंडेंसी ही नहीं है रिएक्ट करने की। तो एज कंपेयर टू प्योर डी ब्लॉक मेटल एंड एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड कंपैरेटिवली इनर्ट होते हैं केमिकली। क्लियर? तो मैं रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ बेटा। देखो, मान लो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है क्रोमियम। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज क्रोमियम। अब ये जो होते हैं इनके पास कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। ये क्या है बेटा? मान लो इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स। ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उनमें स्मॉलर एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन जैसे ये जो स्मॉलर एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं? जाकर ट्रैप हो जाते हैं। ये जाकर ट्रैप हो जाते हैं, फिर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। कैसे? विद नॉन मेटल्स, विद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, एलिमेंट्स forms interstitial compounds, interstitial compounds with smaller atoms, or we can say it non-metals like carbon, hydrogen, नाइट्रोजन, बोरोन। ये इनके साथ इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये कैसे होते हैं बेटा? दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं क्योंकि पहले तो साइट्स थी, टेंडेंसी थी रिएक्ट करने की, केमिकली इनर्ट हो चुके हैं। कंपैरेटिवली पहले से क्या हो जाएंगे बेटा? पहले वेकेंट साइट्स थी तो पहले कैसे थे? थोड़े से सॉफ्ट थे, अब कैसे हो जाएंगे? कंपैरेटिवली हार्डर हो जाएंगे। हार्ड हो जाएंगे, कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे बेटा? डेंसर हो जाएंगे, डेंसर। क्लियर? डेंसिटी ज्यादा हो गई क्योंकि मास ज्यादा हो गया, वॉल्यूम उतना का
उतना हो गया। कंपैरेटिवली ब्रिटल ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर बात करें डक्टिलिटी की, डक्टाइल नेचर में कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर? कैसे हो जाएंगे बेटा नेचर में, डक्टिलिटी इनकी कम हो जाएगी और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा आयरन है, आयरन कार्बन के साथ मिलकर Fe3C का फॉर्मेशन कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, मेटलर्जी में पढ़ेंगे बेटा, इसे बोलते हैं सीमेंटाइट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू टेंडेंसी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट करने की, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये इस तरीके के कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, हमने सारी प्रॉपर्टीज लगभग डिस्कस कर ली है, एक दो प्रॉपर्टी और रह गई है बेटा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, एलॉय फॉर्मेशन। बेटा एलॉयज क्या होते हैं, हम जो हमारी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं हमको नहीं पता होता कि वो एलॉयज हैं। फॉर एग्जांपल स्टील हो गया, मेडल, जो मेडल हमको मिलता है स्पोर्ट्स में, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रास मेडल, ये क्या होते हैं, ये क्या है, मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप देखकर नहीं बता सकते, दिखने में वो एक ही सॉल्यूशन लगता है और वो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है एक मेटल का, जिसके साथ या तो एक मेटल प्रेजेंट हो या एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉयज का भी फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? ये भी इनकी एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होते हैं बेटा, एलॉयज। एलॉयज आर द homogeneous solid solution of one metal, किसके साथ बेटा, उस मेटल के साथ, यहां पर नॉन मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल dissolved in another metal, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं एलॉयज। तो इसके हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, आपने सुना हुआ है बेटा स्टील हो गया, स्टील हो गया। तो स्टील किससे बनता है, प्योर आयरन तो नहीं होता, इसमें कार्बन मिक्स होता है। क्लियर? ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, एलॉयज के एग्जाम्पल है। तो जितने भी एलॉयज हैं उनमें एक ना एक मेटल तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्टील, स्टील किससे बना हुआ होता है बेटा, आयरन प्लस कार्बन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट बेटा ब्रास, ब्रास किससे बना हुआ होता है बेटा, दैट इज कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा, कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर में पहली बात तो सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में ध्यान रखना बेटा सिल्वर नहीं होता, इसमें क्या होता है, कॉपर, निकल और इसमें टिन प्रेजेंट होता है। क्लियर? परसेंटेज हमें याद करने की, टिन नहीं जिंक प्रेजेंट होता है, परसेंटेज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज। क्लियर बेटा? बेल मेटल भी होता है, कॉपर प्लस टिन, गन मेटल, आपने कलर इसके बारे में सुना होगा। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है इनकी डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बचपन से क्या पढ़ते आए हैं बेटा, दैट डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। पढ़ा हुआ है बेटा, यहां तक तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। अब डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो अगर हमें डेंसिटी को कंपेयर करना है तो यहां पर जो फैक्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपको बता देती हूं बेटा। स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम इज लाइटेस्ट इन डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें सबसे कम डेंसिटी स्कैंडियम की होती है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम होते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी जो है बेटा, मैक्सिमम डेंसिटी
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इरिडियम की होती है, उसके बाद ऑस्मियम की होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी बेटा पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में इरिडियम की होती है। और जो स्कैंडियम, टाइटेनियम और यट्रियम, ये जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होती है। दैट स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड यट्रियम हैव डेंसिटी less than 5 gram per centimeter cube. Rest all have density more than 5 gram per centimeter cube. Clear बेटा? These all are the properties of D block element. कोई रह तो नहीं गई? चलो, कुछ प्रॉपर्टीज तो एटलीस्ट हमने कवर कर ली है बेटा, और ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब कुछ कुछ जो हमने पढ़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है, लाइव होता तो बात ही अलग होती। तो बेटा अब आपको क्या करना है, हाथ में पेन ले लेना है, आंसर मार्क करना है, रैपिड फायर है, सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी यही चीज बोली थी, वापस यही बोलूंगी कि इनऑर्गेनिक इज स्कोरिंग बट कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद चीजें याद होना बहुत जरूरी है, और याद तभी कोई चीज रह पाती है जब कंसेप्ट क्लियर हो। तो कंसेप्ट क्लियर अगर आप क्लास में 100% फोकस के साथ बैठोगे तो कोई रोक नहीं सकता कि आपके कंसेप्ट में एक भी पॉइंट ऐसा रह जाए जिसमें डाउट हो। फिर भी रह जाएगा तो मैं हूं, क्लियर करने के लिए ही है हम लोग यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, 7, 8, 10 क्वेश्चन, उसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स K2Cr2O7 एंड KMnO4, उनकी तरफ भी पढ़ेंगे। पहले हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मेरे आंसर बताने से पहले आपको क्वेश्चन देखते ही पॉज करना है वीडियो, आंसर मार्क करना है। करेक्ट आंसर हो +4 देना है, गलत हो -1 करना है, -1 करना है। शुरू से एग्जाम देने की प्रैक्टिस में आओ, ताकि पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो नर्वस ना हो बेटा। तो हर स्लाइड पे जब मैं क्वेश्चन चेंज करूंगी, मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगी आपको, वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर मार्क करना है कि मेरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, और ये मार्क्स मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। क्लियर? तो अगर सारे आंसर सही हो तो अपने आप को एक्सीलेंट लिखना, 1 गलत हो तो वेरी गुड, 2 गलत हो तो गुड, और 2 से ज्यादा गलत हो ना तो फिर मैं उनके बारे में कल कुछ बोलूंगी। ठीक है, बात करते हैं बेटा, क्योंकि बेटा बहुत ही इजी है चीजें। ठीक है, तो साथ साथ याद भी हो जाएंगी अगर आप फोकस के साथ बैठोगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, वेरी इजी क्वेश्चन, एस ब्लॉक ना जी, इन्हें तो क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक ना जी, डी ब्लॉक हाँ जी, कहां से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, सेकंड ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, डी ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। क्लियर? 0 से 2 इज मोर करेक्ट, 1 से 2 से ज्यादा करेक्ट है 0 से 2, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। वो प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स अभी पढ़ा होता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड बिल्कुल होता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+3। क्या पूछा है बेटा हमसे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 s में से गया, 1 d में से गया, तो ये हो गया 3d5। अगर मैं 3d5 को रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कौन सा। मोस्ट अबंडेंट जो सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज आयरन। और आयरन हमें कहाँ मिलता है बेटा? 3D सीरीज में, याद है ना, शक्तिमान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज। एनोमलस दैट मीन्स थोड़ा डिफरेंट, किसका था? हमने कल सारे याद किए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, पढ़ा था। किसका था बेटा? एक तो था क्रोमियम का और एक था कॉपर का। क्रोमियम का क्या होता है? आर्गन। होना चाहिए था 3D4 4s2, होता है 3D5 4s1। क्यों होता है? ड्यू टू हाफ फिल्ड फुली फिल्ड स्टेबल। क्यों होते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल? क्योंकि सिमेट्री ज्यादा होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर का क्या हो गया? आर्गन, 3D10 4s1। क्लियर है बेटा? सो करेक्ट आंसर विल बिकम क्रोमियम एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से हैं वो एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और बेटा इन्हें कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसे बोलते थे? जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता था, लेकिन ये तो कंप्लीटली फिल्ड वाले हैं, लास्ट वाले, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक का क्या होता है? जिंक का होता है 3D10 4s2। कैडमियम का होता है 4D10 5s2। मरकरी का होता है 5D10 6s2। ये हर स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते ही नहीं है। इन्हें हम दो नाम देते हैं, इन्हें हम नॉन टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन्हें हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट बेटा, फेकोनी। फेकोनी को ट्रांजिशन एलिमेंट तो बोलते हैं, लेकिन इन्हें और क्या बोलते हैं बेटा? दे आर ऑल्सो नोन एज फेरस अलॉयज। इनका साइज तो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता ही है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस। हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस सिमिलर दो ही केस में आई थी, एक तो 3D सीरीज में फेकोनी की, और 4D और 5D सीरीज में फोर्थ ग्रुप से जब हम शुरू करते हैं तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D वालों का साइज बराबर होता है। तो जल्दी से मैं सारे एलिमेंट्स का नाम लिख देती हूँ, आपको भी इसी स्पीड से नाम लिखना आना चाहिए। कैसे बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। नेक्स्ट बेटा, लैंथेनम, हॉफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। यहां पर हमने क्या पढ़ा था? एक तो इन तीनों का साइज लगभग बराबर होता है, रीजन हमने बता ही दिया था। यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साथ साथ वर्क करता है, तो जितना बढ़ता है उतना घटता है, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा बेटा, ये जो फोर्थ ग्रुप होता है यहां पर क्या आ जाते हैं? 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स आ जाते हैं। 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स आने से क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स
लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है बेटा? एफ ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, जिसका क्या होता है बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है? क्या होता है भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो साइज डिक्रीज होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज डिक्रीज होता है, और इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो दो रीजन थे ना, कि यहाँ पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए था, बट इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है, इसीलिए इन्हें ट्विंस एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब देख लो बेटा कौन सा पेयर मैच कर रहा है। मोलिब्डेनम टंगस्टन, नियोबियम टैंटेलम, जिरकोनियम हॉफनियम, कौन सा पेयर दे रखा है बेटा? ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर हो गया बेटा एकदम? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या क्वेश्चन है? द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द लोएस्ट एटॉमिक नंबर। वो ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, लैंथेनम। ऑब्वियसली स्कैंडियम 21। क्लियर? एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये प्रॉपर्टीज अभी हमारा पढ़ना बाकी है, इस क्वेश्चन को हम कल कवर करेंगे, हालांकि जिंक ऑक्साइड इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। अब इसे बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम मिलने वाले हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, साथ के साथ KMnO4 और K2Cr2O7 को हम कंप्लीट कर देंगे। ये जितना पढ़ा रिवाइज करना, पढ़ना, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना, साथ साथ याद हो जानी चाहिए बेटा अगर कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। रेस्ट नेक्स्ट क्लास में हम डी ब्लॉक को लगभग खत्म कर देंगे, फिर हमारा बच जाएगा एफ ब्लॉक। क्लियर? तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा एंड स्टे मोटिवेटेड। एक भी क्लास स्किप मत करना, एक भी क्लास के नोट्स स्किप मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बेटा सिलेक्शन के लिए वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। जिस शिद्दत के साथ आपने ये बैच शुरू किया था पढ़ना, जिस हिम्मत के साथ आपने इस बैच में पढ़ना शुरू किया था, याद करो वो पहला दिन जो इस बैच में आपका था। याद करो वो पहला दिन जो टारगेट सोचकर आपने इस बैच में एडमिशन लिया था। याद करो अपने मम्मी पापा के वो फेसेस जो उम्मीद है वो आपसे लगाए हुए बैठे हैं। ये चीजें मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ बेटा, वो आपका बेस्ट मोटिवेशन होता है। अब तक जो हुआ है कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब अपने प्रेजेंट को अगर आप संभाल लो, जितना है उसमें बेस्ट कर लो, ज्यादा के पीछे कभी मत भागना। मोस्टली आप में से ड्रॉपर्स हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है, तो आप लोग ऐसे नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम 12th क्लास के बच्चों के साथ आती है, लेकिन आप लोग क्वाइट मैच्योर हो, आपको पता है, तो जितना है उसको बेस्ट कर लो बेटा। ना क्वेश्चन बने तो बात करना। तो बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास हाँ हम PYQs लेंगे, और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मेरा लाइव सेशन हो तो मुझे मजा आ जाए कि हाँ यार यकीन बैच में मैंने PYQs लिए थे। आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर बैच, अच्छा बैच है, मजा आता है पढ़ाने में। अर्जुना भी मुझे बहुत मजा आता है। तो बस बेटा जितना पढ़ाती जा रही हूँ ना, नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करो और साथ साथ रिवीजन करते चलो, ठीक है? अब इन सब कुछ क्लास में याद करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।